पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो दो बैटरीज की कंपनियां हैं, हम उनकी असेसमेंट करेंगे। पहले हम एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे और फिर उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का ट्रेंड देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो जिन लोगों को लंबी वीडियो से एतराज़ होता है तो प्लीज़ ना देखें, और जो सीखना चाहते हैं वो देखें। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। ओए क्यों रुकी है गाड़ी? यार सिग्नल रेड हो गया यार। अबे जाने दे भाई, यहाँ कोई नहीं देखता। नहीं रुक जा, कानून की पासदारी कर। एटलस बैटरीज बेसिकली जो AGS है ये वो हैं। एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने जो अपना ऑथराइज कैपिटल है उसके साथ वो उसको इंक्रीज किया था। इसका मतलब है मुस्तकबिल में, इस साल इन्होंने बोनस नहीं दिया था, पिछले सालों में देते रहे, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि मुस्तकबिल में कुछ और बोनस भी फिर दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। इनके टोटल शेयर्स हैं 35 मिलियन और इनका फ्री फ्लोट है 20%, यानी कि 7 मिलियन। तो फ्री फ्लोट बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि इनके जो डायरेक्टर्स और एसोसिएटेड कंपनीज हैं, उन्हीं की इनमें असल में ज़्यादा होल्डिंग्स हैं। ये कोई शिराजी इन्वेस्टमेंट है, पता नहीं अब किसकी है, लेकिन GS युआसा इंटरनेशनल लिमिटेड ये जापान की है, उनकी इसमें होल्डिंग है। कि इसमें पब्लिक की होल्डिंग कम है। पब्लिक की होल्डिंग कम होना ये फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसानदेह भी। फ़ायदेमंद इस हिसाब से होता है कि इसका मतलब है कि इस कंपनी में ज़्यादा स्टेक्स इनके ओनर्स के हैं जो पब्लिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करे और अच्छा रिटर्न दे, और उस वहाँ से शेयर होल्डर्स को भी कुछ मिलता रहे। और उसका नुकसान ये होता है कि क्योंकि वो शेयर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो मार्केट में कई दफ़ा उसको कोई प्लेयर वो शेयर सारे इकट्ठे करके ना, या ज़्यादातर शेयर्स इकट्ठे करके उसको ऊपर नीचे ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन स्टिल हमारी नज़र में जब फ्री फ्लोट कम होता है तो हमें वो कंपनियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि उसमें फिर डायरेक्टर्स का या उनकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनका स्टेक ज़्यादा होता है। तो अब देखते हैं जी डायरेक्टर्स रिपोर्ट। यहाँ पे इन्होंने समरी बताई है कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और फिर उन्होंने डिविडेंड कितना दिया है। पूरे साल में 32.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। पिछले साल 12.5 रुपये का डिविडेंड था और 25% बोनस। इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से अपनी एनुअल रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन दी है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बहुत ही समराइज इन्होंने बनाई है, और इन्होंने अपनी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं अलग उसकी हाइलाइट्स लिखी हैं। तो हम पीछे जाके देखते हैं, इन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बनाई हुई है, वो फ्यूचर आउटलुक के लिए, वो देख लेते हैं। और ये है जी वो स्टेटमेंट। तो पूरा आप जानते हैं ऑटो सेक्टर प्रेशर में था पिछले साल 1-1.5 साल में, और वो काफ़ी नीचे आए, अभी रिसेंटली फिर ऊपर गए हैं। लेकिन वहाँ पे ये कह रहे थे कि इनका जो है ना डिमांड फॉर बैटरीज वो बढ़ गई थी, क्योंकि सोलर में भी बैटरी की ज़रूरत होती है, दूसरा जो UPS घरों में लगाते हैं उसमें भी बैटरी की ज़रूरत होती है। तो ऑटो सेक्टर के प्रेशर होने के बावजूद भी बैटरियों का कारोबार ठीक चलता रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि मुल्क में जो एनर्जी के हालात चल रहे हैं, तो जो बैटरियों की डिमांड है वो सस्टेन करेगी, और एटलस बैटरी ये हालात से फ़ायदा उठाने के लिए अलाइंड है। मतलब जितनी इन्फ्लेशन हो गई है, वो खर्चा बढ़ गया बिजनेस का, तो ये उनका सेल्स भी बढ़ती रहेंगी और उस हिसाब से इनका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। सर्दियों में इनकी डिमांड स्लो हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे ही जो है UPS बैटरियाँ उस तरह नहीं रिक्वायर्ड होती, तो इसीलिए इनका जो है आमतौर पे Q1 और Q4 का रिजल्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट वो बेहतर ज़्यादा आता है आमतौर पे। अब जी बैलेंस शीट का रिव्यू देखते हैं। तो इनके पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उनमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आई साल में। बड़े आइटम्स को देख लेते हैं। स्टॉक इन ट्रेड इनका ज़्यादा हो गया है, उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट में लैंड बिल्डिंग है 1.67 का, और तकरीबन उतने का ही प्लांट है, तो मेजर पोर्शन इसका लैंड और बिल्डिंग है। ये है जी, कौन सा देखना था हमने, स्टॉक इन ट्रेड 11। यहाँ पे तो कोई तफसील नहीं दी गई कि स्टॉक इन ट्रेड इतना बढ़ क्यों गया है, लेकिन हमें लगता है कि इनके कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में इन्होंने बताया था कि जो मुल्की हालात हैं, जो इकनॉमिक सूरत हाल है, उसके पेश नज़र शायद इन्होंने स्टॉक बढ़ाया हुआ है। इसमें से कुछ चीज़ें शायद वो इम्पोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए कि एकदम इम्पोर्ट कभी बंद हो जाए, कम हो जाए, तो इन्होंने इसलिए एक्स्ट्रा मंगा लिया था। ट्रेड डेट्स भी इनके ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सेल्स भी ज़्यादा हुई हैं, उस हिसाब से
जो हम एक बार रीचेक कर लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर डेट्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी कोई ख़ास चेंज नहीं है, कुछ कैश में भी इनके बैलेंस अच्छा पड़ा है, पहले से कैश फ्लो बेहतर हुई है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं इनकी जो इक्विटी है उसको शेयर से डिवाइड करके एक मिनट बुक वैल्यू देख लेते हैं कितनी बन रही है। तो जी बुक वैल्यू बन रही है इसकी 207 रुपये। अब ये जो करंट एसेट्स में से देख लेते हैं, करंट एसेट्स 15 बिलियन हैं और करंट लाइबिलिटीज़ 11। तो इट्स अ गुड थिंग कि एसेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटी से। लेकिन ज़्यादा इन्वेंट्री है तो एसेट रेशियो थोड़ी सी इनकी हल्की है, लेकिन फिर भी ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी इन्होंने काफ़ी ली हुई हैं, लेकिन वो सेल्स क्योंकि ज़्यादा हो रही हैं तो फिर रोल ओवर बेसिस पे चलता रहता है, ठीक होता है वो, कोई इतना ज़रूरी नहीं कि वो मसले वाली बात हो। तो बुक वैल्यू 207 रुपये बन रही है इनकी। अगर बुक वैल्यू को देखें तो उस हिसाब से तो इसकी प्राइस थोड़ी ऊपर है, लेकिन ये है कि क्योंकि ये इसकी अर्निंग अच्छी आ रही है और डिविडेंड अच्छा दे रहा है, तो इसलिए बुक वैल्यू से ऊपर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसका होना। या यूं समझ लें कि इसकी फेयर वैल्यू सिर्फ बुक वैल्यू को देख के नहीं होनी चाहिए, अर्निंग और अर्निंग पोटेंशियल और पे आउट को देख के भी की जा सकती है। अब ये देखें सेल्स में इस साल बहुत इजाफा हुआ, तकरीबन 1.5 गुना से भी ऊपर। 29 नोट पे देखते हैं। इन्होंने तफसील नहीं बताई कि सेल क्यों बढ़ी हैं, हालांकि बतानी चाहिए, फिर भी जो हमें याद पड़ता है कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन में उन्होंने यही बताया था कि क्योंकि वो आइटम्स की प्राइसेस बढ़ गई डॉलर एक्सचेंज रेट की वजह से, तो इसलिए फिर वो सेल्स ज़्यादा नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम्स में इन्होंने कहीं पे नहीं बताई जिससे हम एग्जैक्ट देख सकते, लेकिन फिर भी सेल्स का मेन इम्पैक्ट यही है कि वो डॉलर वैल्यू की वजह से इम्प्रूव हुई है। उसके बाद कॉस्ट भी ज़्यादा हुई है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट बहुत बेहतर हो गया है, डबल से भी ऊपर हो गया है। फिर जाहिर बात है, कुछ जब सेल्स ज़्यादा होती हैं तो फिर उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी थोड़े उससे एसोसिएटेड होते हैं, कई दफ़ा एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। इनकम थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, अदर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं। तो जब बिजनेस एक्सपेंड कर रहा हो तो फिर एक्सपेंसेस कई दफ़ा उसके साथ लिंक्ड होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा हुई है क्योंकि वो तो सबको पता ही है। तो बेसिकली जो ईपीएस इसकी आई है, पिछले साल 20 रुपये थी, इस साल 62 रुपये हो गई है, तो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। हालांकि पिछले साल बोनस भी दिया था, तो पिछले साल बोनस दिया था, ये रीस्टेटेड वैल्यू का मतलब ये होता है कि असल में ये होगी कोई 22-23 रुपये पिछले साल आई होगी, लेकिन कोई 25% शायद बोनस शेयर्स दिए थे, तो फिर वो शेयर ज़्यादा हो जाते हैं और शेयर ज़्यादा होने से ईपीएस कम हो जाती है। तो इसलिए वो फिर कई दफ़ा जब 22 के रिजल्ट्स आए थे वहाँ पे आपको कोई और ईपीएस नज़र आएगी, लेकिन उसके बाद जब बोनस अनाउंस किए तो उसके बाद आपको कोई और ईपीएस नज़र आएगी इस साल जब बनाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल लाइक टू लाइक कंपैरिजन है कि पिछले साल 20 रुपये की ईपीएस के अगेंस्ट अब 62 रुपये की ईपीएस हो गई है, तो वो बहुत अच्छी है। ये रिव्यू ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्होंने ये तो मेंशन किया हुआ है कार्स के कितने यूनिट्स जो है ना सेल हुए, लेकिन यहाँ पे इनको जो है ना असूली तौर पे बैटरी का भी बताना चाहिए था कि इनकी बैटरी के यूनिट्स कितने सेल हुए, वो थोड़ा सा हम बेहतर कंपैरिजन कर पाते। कहीं पे अगर छुपा छुपू के लिखा हो तो पता नहीं। अब जी एक्साइड को देखते हैं। ये एक्साइड बैटरी आपको पता ही है इसका। ये है जी डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ईपीएस 97 रहा, उसकी समरी यहाँ पे लिखी है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेंगे, कोई ख़ास और इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने। तो ये जी इनकी बैलेंस शीट है। एसेट्स में इनमें काफ़ी इजाफा हुआ। चेक करते हैं इन्होंने कोई नया क्या ख़रीदा है। एक तो ये इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदा है और फिर कुछ अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया है, उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। इनका भी स्टॉक इन ट्रेड थोड़ा ज़्यादा तो हुआ है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना एटबा का है। इसका मतलब ये है कि एटबा का ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा अगले साल में फिर परफॉर्मेंस का चांस ज़्यादा भी हो सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि एक कंपनी की इन्वेंट्रीज थोड़ी कम हो जाएं तो दूसरी मार्केट में उसकी ज़्यादा आ जाएं, तो इनका पहले से ज़्यादा हुआ है, वैसे ये भी ठीक है। करंट एसेट्स हैं इनके जी 8 बिलियन और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 5 बिलियन, तो अच्छा खासा कवरेज है उसमें। अगर हम इनकी एक्विटी देखें तो एक्विटी बन रही है 5.1 बिलियन और शेयर्स हैं इनके 7.76 मिलियन, तो इनकी तकरीबन बुक वैल्यू बन रही है 650।
और साथ ही देखते हैं इसका फ्री फ्लोट है 25%, उसका था एडबा का 20। अब किसी कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो अगर ज़्यादा हो तो इसका ज़रूरी नहीं मतलब होता कि वो ही कंपनी ज़्यादा अच्छी है। मतलब कई दफ़ा देखें, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है और वो उसमें से बांटती नहीं है तो वो प्रॉफिट उसकी इक्विटी में ऐड होता जाता है और उसकी बुक वैल्यू बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू ज़्यादा है और दूसरी कंपनी की कम है तो कंपैरिजन में ये भी हो सकता है कि जिसकी कम है वो ज़्यादा फायदेमंद रहे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा पे आउट देते हैं। इनके जब हम बाद में फाइनेंशियल ट्रेंड्स का कंपैरिजन करेंगे और पे आउट्स का कंपैरिजन करेंगे, वहां से इसमें थोड़ी फर्दर क्लैरिटी भी मिलेगी। तो लेकिन ये है कि आपके सामने है बुक वैल्यू इसकी उसके मुकाबले में 3 टाइम्स है। सेल्स को देखें तो इसकी सेल्स पिछले साल से इसकी भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इसका डबल हो गया है, बहुत अच्छी बात है। और पिछले साल सिर्फ इसने 3 रुपये कमाए थे और इस साल 97 रुपये हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। ये बेसिकली हमें लगता है कि डॉलर के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आई, सारे प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, तो उनकी वजह से इन कंपनियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखें तो प्राइमरीली जो 75% हैं वो इनके डायरेक्टर, सीईओज एंड चिल्ड्रन हैं, और बाकी जो 25% है उसमें से भी तकरीबन 12-13% जो है वो म्यूचुअल फंड्स का है। यानी कि जनरल पब्लिक के पास इसका बहुत ही कम है। तो वही बात कि इट इज़ गुड एंड इट इज़ बैड, बट वी थिंक इट इज़ गुड। अब इनके 4 साल के रिजल्ट्स का कंपैरिजन करते हैं। अब एटबा जो है उसका 20 में नेगेटिव में थे, फिर 21 में अच्छा हो गया 36, फिर 22 में 20 हुआ और 23 में 62। एक्साइड जो है ये 20 में 21 में लॉसेस में थे, फिर 22 में थोड़ा सा बेहतर हुआ और 23 में बहुत बेहतर हुआ है। ये ऐसा लगता है कि शायद 20-21 में लोड शेडिंग कम हो गई थी, ये क्या हुआ था? कम तो पिछले पीएमएलएन वाले दौर में हो गई थी, लेकिन 20-21 तक भी शायद वो ठीक चल रहा था। 22 में आके फिर लोड शेडिंग ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, अब हमें याद नहीं है, या पता नहीं क्या वजह है कि इन 2 सालों में इनका अच्छा नहीं था। लेकिन बज़ाहिर इम्पैक्ट ज़्यादा वैसे यही लग रहा है कि डॉलर के प्राइस ऊपर जाने से फिर इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आया और सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी, इनकी भी प्राइस बढ़ी। कॉस्ट शायद उतनी नहीं बढ़ी जितनी प्राइस बढ़ गई और इनको बड़ा फ़ायदा होने लग गया। और आहिस्ता आहिस्ता लोग सोलर की तरफ भी जा रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि बैटरीज को आगे आने वाले क्वार्टर्स में कुछ इनकी बेहतर ही रहेगी इनकी परफॉर्मेंस। पे आउट को देखें तो 23 में उन्होंने 32 रुपये दिए, कमाया कितना 62। 22 में उन्होंने 20 कमाए और 12-12.5 डिविडेंड दिया, 25 बोनस। 21 में उन्होंने 36 कमाए और उन्होंने 36 में से 14 डिविडेंड 15 बोनस। उससे पहले उन्होंने 19 और 20 में कुछ नहीं दिया, 20 में लॉसेस में थे, 19 में भी लॉसेस में होंगे। इसका मतलब ये एटबा तकरीबन आप समझ लें कि जितना ये कमा रहा है उसका 50% ये डिविडेंड दे रहा है। एक्साइड को देख लेते हैं। एक्साइड ने तो अब पिछले 3 सालों में तो इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर 23 को देखें सिर्फ, हाँ देखें ना, 17 के बाद इसका कोई डिविडेंड नहीं था, 23 में इसने सिर्फ 10 रुपये दिए, 97 कमा के 10 रुपये दिए। ऑन द फेस ऑफ इट देखें, ये 97 और कमाए इसने और एटबा ने 63 कमाए, तो साफ पता लग रहा है कि ये उसने 63 कमा के ज़्यादा डिविडेंड दे दिया, इन्होंने 97 कमा के 10 कम दिया, और यही वजह उनकी बुक वैल्यू ज़्यादा है। तो उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्साइड के मुकाबले में एटबा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ्यूचर में देखें वो क्या करते हैं। यही बात होती है कई दफ़ा ना, जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट कम होता है उसका एक ये नुकसान एक ये भी होता है कि क्योंकि जो मालिकान उनके होते हैं उनको पता है कि भाई ये सारे के सारे पैसे उनको जल्दी पैसे चाहिए नहीं होते, और उनका दिल नहीं चाहता कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ ज़्यादा पैसे शेयर करें, तो वो पैसे अपनी कंपनी में ही रखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये पैसे उनके ही हैं ना, उनकी तो जायदाद बन रही है, उन्होंने तो नहीं कंपनी कहीं पे ना बेचनी है ना कहीं छोड़ के जाना है। तो इसका कम फ्री फ्लोट वालों में कई दफ़ा ये नुकसान भी होता है कि उनके डिविडेंड पे आउट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखा तो जाए तो एटबा का भी फ्री फ्लोट कम ही है, लेकिन एटबा का पे आउट अच्छा है। ये सारा का सारा ये भी होता है कि कौन सा बिजनेस फैमिली ओन्ड है और कौन सा बिजनेस जो है ना वो या तो कोई कंपनी जिसको ओन कर रही हैं, या फिर थोड़ा इन्वेस्टमेंट माइंड का कोई वो मालिक है उसका, जो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है और शेयर होल्डर्स को वो समझता भी है कि उनको भी फ़ायदा देना चाहिए। लेकिन जो फैमिली ओरिएंटेड आमतौर पे होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि दूसरों के साथ कम से कम शेयर करें। अब इसका हम एक फाइनली एक क्वार्टरली कंपैरिजन भी करेंगे पिछले 5 क्वार्टर्स का। तो क्विकली अगर इनके 5 क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें
तो असल में इनके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी वेरिएबल हैं, और अभी अभी एटबा का रिजल्ट आया Q1 का, तो बहुत ही ख़राब हमें तो लग रहा है रिजल्ट पिछले क्वार्टर्स के हिसाब से। देखें ना, 13 से 8, फिर 23, 16, 7। अब ये असेस करना, और उसको लोड लॉक भी लगा, असेस करना बड़ा मुश्किल है कि ये जो है यहाँ से ऊपर अब आएगा या नीचे आएगा। लेकिन फिर हम ऐसे केसेस में जो है ना वो हम अवॉइड करते हैं, या बहुत कम ऐसे शेयर्स में करते हैं। अब उसी दूसरी तरफ एक्साइड को देख लें, इसका अगर 5 क्वार्टर में देखें तो पहले 3 क्वार्टर में 23 के बहुत कम था, फिर फोर्थ में ज़्यादा हुआ और अब ज़्यादा हुआ है। इस हिसाब से तो लग रहा है कि इसका ट्रेंड ज़्यादा बेहतर हो रहा है अब आगे आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन कोई पता नहीं अगले क्वार्टर में फिर इसका ऐसे ही आ जाए, तो काफ़ी वेरिएबल है, डिफ़िकल्ट टू असेस। लेकिन अभी के हिसाब में पिछले 2 क्वार्टर्स को सिर्फ देखें तो एक्साइड हमें अब एटबा से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। वैसे एक्साइड का पे आउट कम होता है, लेकिन अगर इतनी ज़्यादा अर्निंग उनकी चलती रहे तो पे आउट बेहतर हो जाएगा। पिछले साल एटबा का पे आउट था तकरीबन 50% ऑफ अर्निंग। तो अगर उसकी अर्निंग को ज़्यादा अच्छी ना रहे इस साल, पिछले साल तकरीबन 62 रुपये थी, इस साल अगर 40-1 रुपये रहे, तो वो 20-21 का डिविडेंड देंगे। उस हिसाब से इस प्राइस पे डिविडेंड यील्ड इतनी अच्छी नहीं है। अगर एक्साइड बैटरी का तकरीबन 200 का ईपीएस हो जाता है, तो उस हिसाब से वो पे आउट हो सकता है 40-50 रुपये का दें। टू अर्ली टू से, लेकिन इस वक्त प्राइस एक्साइड की ज़्यादा है 100 रुपये एटबा से। लेकिन फिर भी बुक वैल्यू को भी देख लें, और जो अभी जो पिछले 2-3 क्वार्टर का ट्रेंड को देख लें, तो एक्साइड एटबा से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लेकिन बात वही है कि जो बैटरीज की पास परफॉर्मेंस रही है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि अगले 4 क्वार्टर्स में भी उनकी 50 से 70 रुपये की अर्निंग होगी। तो आमतौर पे ऐसे शेयर्स में फिर हम रिजल्ट्स आने का इंतज़ार करते हैं, फिर सोचते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करें कि ना, या अगर किसी वजह से उसको मार पड़े और काफ़ी नीचे चला जाए फिर भी हम उसको देख सकते हैं। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हमने इन दोनों में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई। एक्साइड के बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।